एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज हम लोग MEG 11 दैट इज़ अमेरिकन नॉवल का रिवीजन करने वाले हैं। कल आप लोग का एग्ज़ाम है, तो ये एक क्विक रिवीजन वीडियो रहेगी जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, ये डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने सारे ब्लॉक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाई हुई है। अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना PDF। लेकिन इसी PDF के बेसिस पे मैंने ये PPT बनाई है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जो आपको इस डॉक्यूमेंट में दिख रहे हैं। तो अब हम ये सारे टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूँगी मैं, ताकि आपको क्लियरली चीज़ें याद रहें कल के पेपर के लिए। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अमेरिकन नॉवल एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अमेरिकन नॉवल का सिलेबस सिर्फ नॉवेल्स की समरी नहीं होता। इसमें हमें देखना होता है कि अमेरिकन सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इनके लिटरेचर की हिस्ट्री क्या है, और कैसे नॉवेल्स के थ्रू अमेरिकन आइडेंटिटी जो है बिल्ड हुई है। ओके, ये गाइड 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के मेजर मूवमेंट्स, थीम्स और नॉवेल्स को कवर करता है। ओके, हम यहाँ पे इस पूरी PPT में सब कुछ ये कवर करने वाले हैं, जितने भी मूवमेंट्स हुए थे, जितने भी नॉवेल्स हैं, उनकी थीम्स क्या रही हैं, ये सब। ठीक है, और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, क्या मूवमेंट्स हैं, कंपैरिजन करो नॉवेल्स का, या फिर सोशल कंटेक्स्ट क्या है नॉवेल्स का। तो यही सब क्वेश्चन आते हैं, तो यही सब हम लोग करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज बैकग्राउंड ऑफ द अमेरिकन नॉवल, यानी कि हम अमेरिकन नॉवल कैसे, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था, थीम्स क्या थी, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ये सब पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से, यानी कि बैकग्राउंड से। अमेरिकन नॉवल देखो एक यूनिक एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ था। ओके, अमेरिका पहले ब्रिटिश कॉलोनीज थी, लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट हुआ तो ये एक नया नेशन बन गया। ओके, इस नए नेशन के साथ काफ़ी सारे नए आइडियाज़ भी आने लगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत मेजर एक रिलीजन था दैट इज़ प्यूरिटन का रिलीजन, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था सोसाइटी को। डेमोक्रेसी का आइडिया भी डेवलप हुआ जब इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिला। और फ्रंटियर यानी कि जितना भी अनएक्सप्लोर्ड लैंड था उसको इन लोगों ने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करा। ओके, 19th सेंचुरी में अमेरिका में बहुत बड़े चेंजेस हुए, जैसे कि वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और सिविल वॉर। और इन सब चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, अमेरिकन नॉवेल्स पे पड़ा। ओके, आपको पता होनी चाहिए क्या क्या ये ट्रांसफॉर्मेशंस रहे थे, बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे आगे जो है अमेरिकन नॉवेल्स लिखी गई थी। ओके, अमेरिकन राइटर्स नॉवेल्स के थ्रू हमसे ये पूछ रहे थे कि इन लोगों ने बेसिकली अपनी ना आइडेंटिटी को क्वेश्चन करा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इंडिपेंडेंस आपको मिलता है तो सबसे पहले आप यही क्वेश्चन करते हो कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, और मैं इस सोसाइटी से कैसे रिलेटेड हूँ। तो यहाँ पे भी जितने भी अमेरिकन नॉवलिस्ट थे उन सब ने यही चीज़ क्वेश्चन करी। ओके, अगर हम कुछ कोर थीम्स देखें अमेरिकन नॉवल की, तो सबसे पहले है हमारी प्यूरिटन एथिक्स और मॉरल कंसाइंस। प्यूरिटन लोग जो थे, जो एक रिलीजन था यहाँ का बहुत मेजर, ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीव्स रखते थे, जिसमें सिन, गिल्ट और मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसलिए अमेरिकन नॉवेल्स में कैरेक्टर्स हमेशा राइट और रॉन्ग के बीच स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं हमें। तो अब ये ना जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे अमेरिकन नॉवल पे बेस्ड, आप एक मेजर थीम डाल सकते हो दैट इज प्यूरिटन एथिक्स का, जिसमें ये लोग बहुत राइट और रॉन्ग पूछते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये गलत करेंगे हम तो हमें भगवान नर्क में भेज देगा, ऐसे करके ये चीज़ें आप थीम में डाल सकते हो। ओके, दूसरा थीम है हमारा अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ रिलायंस। अमेरिका में आइडिया ये था कि हर इंसान अपनी मेहनत से अपनी लाइफ बना सकता है, इसलिए नॉवेल्स में हमें स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स मिलते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट खड़े होते हैं। ओके, ये कुछ मेजर थीम्स हैं जो आपको सारी नॉवेल्स में मिलेंगी। ओके, तीसरा हमारा थीम है डेमोक्रेटी, प्रिंसिपल्स एंड इक्वालिटी। देखो, अमेरिका ने ना प्रॉमिस किया था फ्रीडम और इक्वालिटी का जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन नॉवेल्स ये भी दिखाते हैं कि रियलिटी में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी भी थी। तो ये याद रखना। एक और इम्पॉर्टेंट थीम इनका फ्रंटियर माइथोलॉजी। फ्रंटियर का मतलब होता है
वाइल्डरनेस या फिर अनएक्सप्लोर्ड लैंड। ओके, इसको अमेरिका नेशन बिल्डिंग का सिंबल माना गया। और लास्ट में हमारा आ गया वेरी इंपॉर्टेंट थीम, दैट इज इंडिविजुअल फ्रीडम वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैरेक्टर जो है वो फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के रूल्स उन्हें रोक देते हैं। और एग्जाम में ना हमें अक्सर यही क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे इन लोगों ने इस चीज़ को क्वेश्चन करा, इस चीज़ पे आंसर करा, क्या मेजर थीम्स रहती हैं अमेरिकन नॉवेल्स की। तो जितनी भी यहाँ पे थीम्स मैंने मेंशन करी हैं, कोर थीम्स, आपको ये सब याद रखनी है क्योंकि पेपर में यही आती हैं और आपको यही आंसर में मेंशन करनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं लिटरेरी मूवमेंट्स पे। कुछ मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स अमेरिकन नॉवेल्स के और इनके मेजर ट्रेंड्स क्या थे। ओके, सबसे पहले आ जाता है अमेरिकन रेनेसेंस। देखो, ये ना मिड 19th सेंचुरी का पीरियड था जहाँ पे अमेरिकन लिटरेचर ने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई। इस टाइम के राइटर्स बहुत फेमस राइटर्स थे, हॉथॉर्न और मेलविल। इन्होंने यूरोप से अलग थीम्स जो है लिखने स्टार्ट करे। पहले ये लोग यूरोप से बहुत इन्फ्लुएंस थे क्योंकि ये लोग ब्रिटिश के अंडर थे, तो अब इन्होंने अपनी अलग थीम्स इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करा, जैसे कि डेमोक्रेसी, नेचर, इंडिविजुअलिज्म, इस सब पे। और ये मूवमेंट जो है प्रूफ था कि अमेरिकन लिटरेचर अब मेच्योर हो चुका है, वो किसी के रूल के अंडर नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा मेजर जो आता है वो है रोमांटिसिज्म इन अमेरिका। अमेरिकन रोमांटिसिज्म नेचर को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। इसमें इमोशंस, इमेजिनेशन और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जाती है। अमेरिकन रोमांटिक्स ना यूरोपियन रूल को फॉलो नहीं किया उन्होंने वाइल्डरनेस, गॉथिक एलिमेंट्स और इनर कन्फ्लिक्ट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांसडेंटलिज्म, दैट इज ये मूवमेंट एमर्सन और थॉर के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मेन आइडिया था कि इंट्यूशन रीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो हम कहते हैं ना, फैक्ट्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की गट फीलिंग क्या कह रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें इन्होंने नेचर को डिवाइन माना और सेल्फ रिलायंस को सेलिब्रेट किया। इस मूवमेंट का हमें जितना भी इन्फ्लुएंस है वो विटमैन की राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा दिखता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आया। इसमें राइटर्स ने दिखाया कि इंसान अपनी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है और फ्री विल को रिजेक्ट कर कर लाइफ को एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा गया। यहीं से हमें काफ़ी सारे राइटर्स एमर्ज होते हुए दिखे, आपको पता होने चाहिए। ओके, देखो क्वेश्चन क्या आते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, पॉलिटिकल फैक्टर्स ने कैसे शेप करा नेचुरलिज्म को, ट्रांसडेंटलिज्म का इन्फ्लुएंस क्या था, और यही सब हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है ट्रेंड्स में। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं 19th सेंचुरी अमेरिकन नॉवल। इनकी क्या थीम्स रही हैं, मतलब 19th सेंचुरी की जो अमेरिकन नॉवेल्स थी उनकी मेजर थीम्स क्या रहती हैं, आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे बता रखे हैं क्वेश्चंस मैंने, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स दैट सेपरेट अमेरिकन नॉवल फ्रॉम यूरोप ट्रेडिशंस। 19th सेंचुरी अमेरिकन नॉवेल्स कैसे पोर्ट्रे करती थी सोसाइटी को, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखो 19th सेंचुरी के नॉवेल्स में ना हमें सबसे बड़ा जो थीम दिखता था, सबसे बड़ा इशू दिखता था, दैट वाज मॉरल कन्फ्लिक्ट। कैरेक्टर्स मेनली सिन, गिल्ट, रिडेम्पशन, इससे डील करते हैं। अमेरिका जो आइडियल्स प्रॉमिस करता है और जो रियलिटी डिलीवर करता है, उसका गैप यहाँ पे हमें काफ़ी दिखता है। जो वो दिखाता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम है, हम सेल्फ रिलायंट है, ये सब नहीं है। दुनिया वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो राइट रॉन्ग में ही फंसे हुए हैं अभी तक। ओके, दूसरा हमारा मेजर थीम आ जाता है फ्रीडम वर्सेस सोशल कंट्रोल, यानी कि इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीच एक कांस्टेंट टेंशन रहता है। जो इंसान अपने अनकॉन्शियस माइंड में सोच रहा होता है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता सोसाइटी में, बिकॉज सोसाइटी के कुछ आइडियल्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, तीसरा थीम है हमारा आइडियलिज्म और एलियनेशन। कैरेक्टर्स आइडियलिस्टिक होते हैं लेकिन सोसाइटी उन्हें आइसोलेट कर देती है। ओके, तो एलियनेशन काफ़ी ज़्यादा दिखता है हमें यहाँ पे अमेरिकन लिटरेचर में। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अमेरिकन नॉवेल्स यूरोपियन नॉवेल से कैसे डिफरेंट हैं, इनके थीम्स बताओ। ये सब तुम्हें पता होने चाहिए। अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो तुम्हें मेजर यही तीनों थीम्स लिख के आने हैं पेपर में। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं ब्लैक अमेरिकन फिक्शन एंड फेमिनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में पूछा जा सकता है बिकॉज ये बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। ओके, काफ़ी बात होती है अभी भी इस चीज़ पर, काफ़ी ज़्यादा हमें रेसिज्म अभी भी दिखता है अमेरिका में, तो इसलिए काफ़ी कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। देखो
अगर हम स्टार्ट करें तो ब्लैक अमेरिकन फिक्शन का फाउंडेशन स्लेव नैरेटिव से पड़ा। सबसे पहले इनकी बात हुई थी। ये ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज थी जो स्लेवरी, ऑपरेशन और फ्रीडम की स्ट्रगल बताती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आया हमारा हार्लेम रेनेसेंस, जहाँ पे हम लोग ब्लैक आइडेंटिटी और कल्चर को सेलिब्रेट करता हुआ हमें दिखी चीज़ें। यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर राइटर्स आए थे, जोरा, लैंगस्टन, इन सब ने जो है रेशियल इनजस्टिस पे काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। पता होना चाहिए तुम्हें कौन से मेजर राइटर्स थे जिन्होंने रेशियल इनजस्टिस पे लिखा है। ओके, बिकॉज काफ़ी कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, तो इस पे आ सकता है क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम एंटर कर जाते हैं सिविल राइट्स एरा में। इसमें जेम्स और रैड जैसे राइटर्स आए जिन्होंने रेसिज्म के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में लिखा। तो ये थोड़ा मॉडर्न टॉपिक आ गया। ओके, इसके बाद हमें ब्लैक फेमिनिज्म डेवलप होता हुआ दिखा। एलिस वॉकर ने वुमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया जो ब्लैक वुमेन के एक्सपीरियंस को बिल्कुल सेंटर स्टेज में दिखाता है। ओके, देखो तुम्हें काफ़ी बार एग्जाम में वुमनिज्म वर्सेस फेमिनिज्म आ सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वुमनिज्म टर्म कॉइन करा था एलिस वॉकर ने, जो ब्लैक वुमेन के एक्सपीरियंस को बताता है। लेकिन फेमिनिज्म डिफरेंट होता है। फेमिनिज्म में हम कुछ भी डिस्टिंक्ट नहीं करते चीज़ें, ब्लैक वुमेन, वाइट वुमेन, ये सब नहीं करते। ओके, मेजर क्वेश्चंस जो आते हैं यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, तुम देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कुछ मेजर नॉवेल्स पे, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कुछ मेजर नॉवेल्स, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है ब्लॉक 1 में से द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स बाय जेम्स फेनीमोर कूपर। नाम पता होना चाहिए तुम्हें, राइटर पता होना चाहिए तुम्हें। ओके, अब मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगी, ज़्यादा हम लोग जो है डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज बहुत सारी नॉवेल्स हैं बहुत सारे ब्लॉक्स में से, तो हम मेजर मेजर चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, ये नॉवल फ्रंटियर रोमांस का बेस्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहली बात, नोट करते रहो ये चीज़ें कहीं पे। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है पीपीटी में, मैं तुम्हें पीपीटी भेज दूंगी ग्रुप में, नीचे कमेंट कर देना, लेकिन तुम मेजर मेजर चीज़ें कहीं पे नोट करते रहो। ओके, तो देखो ये नॉवल फ्रंटियर रोमांस का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें नेचर सिर्फ सेटिंग नहीं है, बल्कि एक मॉरल टेस्टिंग ग्राउंड की तरह दिखाया गया है। इसमें मेजर जो कैरेक्टर था वो था नैटी बम्पो, एक आइडियल अमेरिकन हीरो है जो नेचर के साथ हार्मनी में रहता है। वो ना प्योर सिविलाइजेशन का हिस्सा है और ना ही प्योर वाइल्डरनेस का, तो वो बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है एक तरह, किस चीज़ में, नेचर में भी और अमेरिकन लाइफ जीने में भी। ओके, इस नॉवल में हिस्ट्री और फिक्शन दोनों को मिक्स करा गया है और अमेरिकन एक्सप्रेशन का एक ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस दिखाया गया है। इसकी मेजर थीम्स मैंने आपको यहाँ पे सारी मेंशन कर रखी हैं। मेजर थीम्स इसकी एक तो नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन है, क्योंकि वो बैलेंस क्रिएट कर रहा था, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट एंड कल्चरल डिवाइड, सारी थीम्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखी हैं, प्लीज पढ़ लेना। ओके, पर मेजर मेजर चीज़ें यही है कि एक तो रोमांटिक फ्रंटियर रोमांस दिखाया गया है, नेचर को बैलेंस करना, नेचर सिविलाइजेशन को, और एक इसे हीरो की तरह दिखाया है जो वाइल्डरनेस में भी है और सिविलाइजेशन में भी है। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ब्लॉक 2 से, सिस्टर कैरी बाय थियोडर ड्रेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तभी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इस नॉवल में हमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है, देखो इस नॉवल में हमें नेचुरलिज्म और अर्बन लाइफ देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, शिकागो और न्यूयॉर्क सिर्फ सिटीज नहीं बल्कि कैरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पे सिटीज को कैरेक्टर रखा है। ओके, इसमें जो मेजर हमारे को कैरेक्टर वैसे दिखती है, दैट इज फीमेल प्रोटैगनिस्ट कैरी मीबर। ये एक मॉडर्न वुमेन है जो एम्बिशन और ड्राइव से काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। इनकी लाइफ में दो ही मेजर चीज़ें, एक तो कुछ करना लाइफ में और उसको पाना, ये इनका मेजर ड्राइव था। इसकी सक्सेस मोरालिटी से नहीं बल्कि सर्कमस्टांसेस से डिसाइड होती है। ओके, नॉवल अमेरिकन कंज्यूमरिज्म और मटेरियल सक्सेस की ऑब्सेशन को क्रिटिसाइज करता है। मेजर थीम इसका याद रखना, सिस्टर कैरी का, इन्होंने बेसिकली बात करी थी कि कैसे लोग अभी भी अमेरिका में सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ओके, और बेसिकली कौन सी, सिटी लाइफ में। ओके, तो इसके हमें यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं जो जो बात हुई है इस नॉवल में, और मेजर थीम्स मैंने तुमसे अभी डिस्कस कर ली। कंज्यूमरिज्म बहुत मेजर थीम है, सक्सेस फेलियर वाला, ठीक है, और कैरेक्टर्स के बारे में भी दे रखा है। क्वेश्चन देखो ऐसा आता है कि ड्रेजियर एम्प्लॉयज नेचुरलिस्टिक टेक्निक्स कैसे डाली हैं, नॉवल से मेजरी सिंबॉलिज्म क्या है, और क्रिटिक कैसे कर रहा है अमेरिकन मटीरियलिज्म को ये। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं द ग्रेट गैट्सबी बाय स्कॉट फिट्जगर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। देखो इस नॉवल में हमें अमेरिकन ड्रीम के करप्शन को दिखाता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रही हूँ अमेरिकन ड्रीम वाला टॉपिक काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंटेम्प्रेरी टॉपिक भी है ये। ओके, इसमें क्या था कि गैट्सबी का ड्रीम मटेरियल वेल्थ पे बेस्ड है, इसलिए वो हॉलो हो जाता है, बिल्कुल खोखला इंसान बन जाता है। और 1920s का सोसाइटी एक्सेस, मॉरल डिके और क्लास डिवाइड से भरा हुआ था। ईस्ट टैग और वेस्ट टैग क्लास डिफरेंस को सिंबलाइज करते हैं। और इसमें काफ़ी सारी बात करी गई है ग्रीन लाइट की। ग्रीन लाइट अनअटेनेबल ड्रीम्स का एक सिंबल है, यहाँ पे इस नॉवल में बताया गया था। और नॉवल अमेरिकन सोसाइटी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या बात हुई है इसमें कि कैसे लोग ना अभी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी ड्रीम्स करते हैं जो अनअटेनेबल होती है। काफ़ी ज़्यादा क्लास डिवाइड दिखाया गया सोसाइटी में, सोसाइटी जो है पैसों के पीछे भाग रही है। तो ये सब जो है आपको ग्रेट गैट्सबी में दिखाया हुआ है। ओके, सोशल क्रिटिसिज्म इसका मेन थीम है कि इन्होंने क्रिटिसाइज करा है कि कैसे अमेरिकन सोसाइटी क्लास डिवाइड से भरी पड़ी है। ओके, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी भी मेजर थीम है यहाँ पे, क्योंकि गैट्सबी जो चीज़ें सोच रहा होता है, डेल्यूजन में जिसमें जी रहा होता है, वो उसकी रियलिटी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं लाइट इन अगस्त एंड ब्लैक स्प्रिंग। ब्लॉक 4 और 5 की है ये। लाइट इन अगस्त बाय फॉकनर एंड ब्लैक स्प्रिंग बाय मिलर। अगर शॉर्ट में मैं तुम्हें बताऊं तो लाइट इन अगस्त में फॉकनर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और नॉन लीनियर नैरेटिव यूज करता है। यानी कि नॉन लीनियर का मतलब होता है एक के बाद एक चीज नहीं हो रही, अलग अलग चीजें चल रही हैं किसी भी नॉवल में। ओके, जो इसमें जो मेजर कैरेक्टर है जो, वो क्रिसमस, रेशियल आइडेंटिटी और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का सिंबल है। ये सब तुम्हें बेसिकली यहाँ पे जितनी भी मेजर थीम्स है इसमें, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, रिलीजियस हिपोक्रेसी, रेशियल आइडेंटिटी क्राइसिस, एलियनेशन, डिटर्मिनिज्म, ये सारी इसकी मेजर थीम्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा है लिटरेचर, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें करवा रही हूँ। ओके, अगर हम ब्लैक स्प्रिंग की बात करें तो ब्लैक स्प्रिंग में मिलर एक्सपेरिमेंटल राइटिंग के थ्रू कॉन्शियसनेस, सेक्सुअलिटी और फ्रीडम एक्सप्लोर करता है। और ये दोनों ही नॉवेल्स, ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखे हैं, ये दोनों नॉवेल्स स्टोरी टेलिंग को ब्रेक करते हैं और साइकोलॉजिकल डेप्थ पे फोकस करते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी साइकोलॉजिकली रिलेटेड आए कोई भी नॉवल, तो उसके थीम्स वगैरह इसी चीज पे जो है वर्क करेंगे, और ये दोनों जो नॉवेल्स हैं वो इसी पे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और नैरेटिव इनोवेशन, इसमें जो है कहानी बताने का तरीका काफी अलग यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं फिर से दो और नॉवेल्स पे, दैट इज द कैचर इन द राय बाय सैलिंगर एंड फ्लोटिंग ओपेरा बाय बार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारा फर्स्ट है द कैचर इन द राय बाय सैलिंगर, इसमें होल्डन कॉलफील्ड एडोलेसेंट एलिनेशन और मेंटल ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करता है। बहुत एक टर्म यूज हुआ है उसमें, इस वाले नॉवल में, फोनीनेस। उसका फोनीनेस के अगेंस्ट रेबेलियन पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट को शो करता है कि कैसे उसने मेंटल ट्रॉमा को फाइट करा। ठीक है, इस सब चीज़ों को, जिस इल्यूजन में वो रह रहा था और एडल्ट हिपोक्रेसी की वो बात कर रहा था, ये सब उसने कैसे फेस करी चीज़ें। ओके, यहाँ पे यूथ एलिनेशन का मेजर थीम यूज हुआ है कि कैसे आज का यूथ जो है वो ज़्यादातर दिखाता है कि वो सबसे कनेक्टेड है, बट ऐसा है नहीं, सब अपने आप में अकेले हैं। ओके, अगर हम फ्लोटिंग ओपेरा की बात करें तो फ्लोटिंग ओपेरा में टॉड एंड्रयूज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करता है, और ये नॉवल जो है पोस्ट मॉडर्निज्म और मेटाफिक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, इसमें हमें एक्सपेरिमेंटल फॉर्म यूज होते हुए दिखा है जितनी भी राइटिंग है इसकी। दोनों नॉवेल्स में यूथ रेबिलियन और मीनिंग की सर्च पे बेस्ड है, यानी कि अपने आप को ढूंढना। ओके, अब मैं आपको बता दूं, मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ डिस्कस करी हैं ये सारे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पेपर के MEG 11 के। अगर तुम्हें समझ आ गए हो तो वेल एंड गुड, नहीं आए हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से ट्राई करूँगी। लेकिन अभी के लिए तुम इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारा 70 to 80% सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अगर तुम्हें ये PPT चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना PPT या फिर PDF, एंड मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।